नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल संडे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का जो हमारा पहला विषय है वह है समान भूगोल। पहला प्रश्न संख्या 39। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक, धन्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवंटनों को अपनाना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, कथन 2, 4 और 5। हरित क्रांति। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 7वें दशक के दौरान सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। एस.एन. स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वे किस देश से हैं थे? वे मेक्सिको से थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्चतम उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति के से पूर्व में हुई लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से है जब तक लाभान्वित न हो सकने क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। ये इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना है। तो इसका जो कथन 2 और 4 ही सही है, बाकी कथन 1 और 3 गलत है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीजें, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सभी चारों। ये चारों ही हरित क्रांति की सहायता में ये घटक है। कथन: भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण: भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। इसके कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से। तो इसका संबंध सभी से है। सूची 1, सूची 2, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है ये हरित क्रांति है। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है।
मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति है, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से, काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है क्रांति संबंधित? सुनहरी उद्यान, श्वेत दूध, नीली कुक्कुट पालन, नीली कुक्कुट पालन नहीं मत्स्य पालन से है, हरित कृषि ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है मछली उत्पादन से। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सफेद दूध, हरा अनाज, सुनहरा उद्यान, नीला मुर्गी पालन। तो नीला मछली पालन से है। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा। तो बाजरा फसल व्यापारिक फसल नहीं है। खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें। किन महीनों में रबी फसलें की बुआई होती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य होती है। निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है? सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर। मसूर राबी की फसल है। निम्न में से कौन सी राबी की फसल नहीं है? भिंडी। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चना। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो इसमें से गेहूं बेमेल है। गेहूं जो है रबी की फसलें हैं, बाकी सारे खरीफ की फसलें हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्य तापमान और मध्यम वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो इनमें कपास, गन्ना और केला ये फसलें नकदी फसल में आती हैं। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अनुबंध किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2015-2016 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो ये था उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मणि सुमुदा किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनोरा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है नॉरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। रास 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। वर्ष 2006, 2007 तथा 2009, 2010
के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जन, जया, पद्मा, सोनालिका। इनमें से कौन सी गेहूं की किस्म किस्म है? तो सोनालिका एवं अर्जुन ही गेहूं की किस्म है, जबकि चावल और पद्मा जया और पद्मा चावल की किस्म है। गेहूं के साथ दो फसली के अरहर की उपयुक्त किस्म है UPAS 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो इसमें से केवल कथन 1, 2, 3 सही है। क्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? तो ये गेहूं और राई का है। अभिकथन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण, क्षु अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों ही कथन सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। खारिफ की फसलें। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। इनमें से कौन सी खारिफ की फसलें हैं? तो इनमें केवल कपास, मूंगफली और धान ही खारिफ की फसलों है, अतः गेहूं राबी की फसल है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। इनमें से कोई नहीं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ज्वाला, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? धान। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूषा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन।
पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, कारण यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका कथन सही है परंतु कारण गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। कथन: भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, कारण भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका कथन सही है परंतु कारण गलत है। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन राज्य में पर्याप्त होता है ये है पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का अधिकांश उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं: पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही क्रम जो होगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। भारत में राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई भी सही नहीं। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के दो चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। तो युक्त में से कोई नहीं होगा। नकदी फसलें कपास। यह फसल उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसीय और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है कपास। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र राज्य, उसके बाद गुजरात और उसके बाद फिर तेलंगाना। निम्नलिखित में से किन जिलों को आप कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खांडवा और खरगोन। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत सुवर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म की विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। ये दोनों ही कथन सही है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं उसके बीज से।
महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण है सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश। गन्ना से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? गन्ना। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम में सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रकर में शीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलर के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही है। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसे ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर रसायन की ज्यादा गुंजाइश है, तो इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सत्य है। जो तीसरा है वह गलत है। गन्ने में शकरकरा की मात्रा घट जाती है यदि पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, पकने की अवधि में तापमान बहुत हो जाए, तो पाला जो है गन्ने की फसल के शकरकरा की मात्रा को कम कर देता है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों में सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। चीनी उपयोग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उत्पादन उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका कथन 1, 2 और 3 सही है। जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक वो चीन है, ब्राजील है। यहाँ इन सब देशों में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। विश्व में क्यूबा को कहा जाता है शक्कर का प्याला। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। किन कारकों के ने उत्तर भारत के से दक्षिण भारत में चीनी आयोग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शकरकरा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम,
सस्ता श्रम, तो इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सही है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। कथन चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कारण गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। तो ये दोनों ही कथन सही है और जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण भी है। कथन उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है, कारण महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो ये दोनों ही कथन और कारण अपनी जगह सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तिलहन निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है? तो सूर्यमुखी एक तिलहन फसल है। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। टैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रिम उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तिलहन। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तिल, मूंगफली, अरंडी, सरसों, तो ये सब के सब तिलहन है। इसका रूट एक भी सही नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं निकल सकता। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? सरसों। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमश किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो हमारा A है वह मूंगफली के लिए है, B क्षेत्र गन्ना, C क्षेत्र रागी और D क्षेत्र तंबाकू। मतलब प्रश्न, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं: तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादन की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा इसका सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। उत्तर डी। वलना प्रजाति है सरसों की। उषा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। पीतांबरी एक प्रजाति है सरसों की। अगला विषय है हमारा आर्थिकी एवं सामाजिक विकास। भारत में बजट घाटे
को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1957 को। निम्नलिखित प्रस्तावों में जिस का संदर्भ संबंधी संघीय बजट से है कटौती प्रस्ताव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन। समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। राज्य सरकारों के जीडीपी की 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 31% घरेलू देयताएं हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाये देयताएं, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इनमें केवल कथन 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिस राजस्थान में व्यय स्थापित कर दिया गया है, इससे इस उद्देश्य से कि सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? 2003। एफआरएमबी विधेयक के अनुसार 2008-9 तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है 13% तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में अनुबंध नहीं है? राजकोषीय वर्ष 2008-9 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना। भारत सरकार के वर्ष 2002 से 2001 में विनिवेश के रूप 10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धनराशि थी केवल 1,829 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, यह विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? 1,05,000 करोड़ रुपए का। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। तो केवल 1, 2 और 4। रेल बजट 2013-14 में एक नई आधारकारिक रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई, उसे कहा जाएगा अनुभूति। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? यह सभी आय समूहों का समान दरों पर लगाए जाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? स्टैंप शुल्क। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? 2013-14। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कोल्डोर ने। संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ये अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है,
यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2। तीसरा गलत है। सूची 1 स्रोत, सूची 2 प्रतिशत आय। निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पादक शुल्क 7%। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, केंद्रीय उत्पादक कर व तट कर। केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम्स, संघ उत्पादक शुल्क, सकल कर। राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है 1, 2, 4, 3। भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व में निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। संघीय उत्पादन शुल्क, निम्न कर, आयकर, सेवा कर। तो इसका सही जो सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो ये हो जाएगा निगम कर, आयकर, संघीय उत्पादक शुल्क, सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो मार्ग कर, टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा अब लगाया जाता है, भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियों में विगत 5 वर्ष में उल्लेखनीय कमी आई है? उत्पाद शुल्क। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है लगभग 15%। भारत में वर्ष 2008-9 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित था 16.39%। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम समयाकी इक्विटेबल वितरण। तो ना तो 1 और ना ही 2। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आय साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था निगम कर। वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था 2.1%। भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन से कर से केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई? निगम कर। वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में से संघ कर आय का सर्व प्रमुख साधन रहा? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था निगम कर। निगम कर उद्ग्रहण संघ करता है, वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्पाद शुल्क, केंद्र का अधिकतम कर, आय स्रोत। अगला प्रश्न सूची 1, सूची 2 कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स के अर्थ संपत्ति विक्रय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री निर्मित वस्तु पे लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी आयात वस्तुओं पे लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आय पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आयकर संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है, जैसा वित्त आयोग कहेगा उस हिसाब से। निम्नलिखित कथनों में भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये एक अनुपातिक कर है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही है। ये संघ सरकार द्वारा
एकत्रित किया जाता है और ये अनुपातिक कर नहीं है। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है? तो स्टैंप शुल्क। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन केवल संघीय सरकार के लिए होता है? सीमा शुल्क, निगम कर। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ये बिक्री कर। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक दर MAT का समावेश किया गया था? यह किया गया था 1996-97 में। मॉडरेट संबंधित है उत्पादन कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है उत्पाद कर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। यह कथन गलत है वैल्यू एडेड टैक्स के विषय में। मूल वर्धित टैक्स वैट लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर। सैन वैट का संबंध है केंद्रीय उत्पादक शुल्क से। वंशायत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगाता है पूंजी लाभ कर। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? 1957 में। सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है? 12%। वर्ष 2009-2010 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही की संख्या थी 110। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इसका कथन केवल 2 और 3 सही है। ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। भारत में अब GST वस्तु एवं सेवा कर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है 1 अप्रैल 2012, परंतु इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग 5% है। निम्नलिखित राज्यों में किसने वैट प्रणाली लागू नहीं की है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका कथन केवल छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ही सही है जहां ये वैट प्रणाली लागू नहीं की गई है। दिसंबर 2005 तक भारत में जिन राज्यों ने मूल वर्धक कर लागू नहीं किया उसकी संख्या है 7। भारत में पहली बार मूल संवर्धित कर लागू हुआ था 2005 में। भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल वर्धित कर लागू हुआ वह है हरियाणा। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में लागू नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन किया गया। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंध लेकर संबंध केलकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट में गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशें कायम रखी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें केवल कथन 2 सही है। भारत में किसे आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन द्वारा आमदनी पर कर की शुरुआत भारत में की गई थी। निम्न में से कौन सा खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? आयकर।
आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, शुल्क। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? आयकर। उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए: कंपनी कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ये है केवल 2 और 4। निम्न में से कौन सा कर या टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर। बिक्री एक कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? ये राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: अनुषंधी लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इनमें केवल 1, 2 और 4 ही, तीनों ही प्रत्यक्ष कर है। भारत में किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है? ये पूंजी लाभ कर। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त राजस्व कर का भाग नहीं होता है? सीमा शुल्क। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। कंपनी कर वह है जो लगाता है कंपनी की आय पर। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा: विक्रय और कार्य कर का, प्रवेश कर का, पन्यावर्त कर का। उपयुक्त सभी का, तो उपयुक्त सभी का लेगा। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो ये उत्पाद कर, आयकर पर उपकर और तट कर, ये राज्यों के साथ बांटा जाता है और ये केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? आयकर। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए: यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, राज्य राज्य योगदान 25% है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही है। तो राज्यों का योगदान 25% नहीं, 15%। पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपए। राष्ट्रीय निवेश विधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश नीति की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती है। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका कथन केवल 3 और 4 सही है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1957 लागू की गई थी। 1 जुलाई 1957 से स्तंभ था। राष्ट्रीय कृषि नीति 2004, समुद्र मत्स्य निधि 1978, नवीन देश व्यापार नीति 2000 और 7वां वित्तीय आयोग 2014। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, A3, B1, C4, D2।
संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन लगभग 65,250 करोड़ रुपए है। सामान्य रूप से भारत में प्रति माह वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? ये श्री केसिन योगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 में किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र करों के विभाज्य कुल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06%। 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर विजय एल केलकर को किया गया। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रावधान किस अवधि से संबंध है? तो ये 2010-2015 से है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समावधि है 2010-2015। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर YV रेड्डी थे। 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? केसी पंत। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। सूची 1, सूची 2 वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष। 9वां वित्त आयोग NPK साल्वे। 10वां वित्त आयोग केसी पंत। 11वां वित्त आयोग AM खुसरो। 12वां वित्त आयोग सी रंगराजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है। तो दोनों द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बाध्यकारी नहीं है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है करों से। प्रश्न, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। केलकर कमेटी। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? तक कर। 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा 29%। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा 29.5%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के बांटे जाने पर करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है 30.5%। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? 32.0%। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संस्तुति दी गई है? 32.0%। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए
68%। निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों को सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करने के समय सर्वाधिक भार दिया? वित्तीय क्षमता अंतराल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगी, ये गलत है। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। इसमें विशेष तौर पर सेक्टरों में जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। इसका कथन केवल एक सही है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आयु में राज्यों को आवंटित होने वाला मात्र का प्रतिशत है 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए 0%। अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाला अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो इसका कथन ना तो एक सही है और ना ही दो सही। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग के सुस्पष्ट विशिष्टताएं हैं? वस्तुओं और सेवाओं का कर टैक्स लगाए जाने का अविकल्प तथा इस प्रस्तावित अविकल्प के संपादन के संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज। भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्ष में लाखों नौकरियां सृजन करने की केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो इसका जो कथन सही होगा वो केवल 1 और 3 सही होगा। सूची 1 समितियां। सूची 2 किसने अध्यक्षता की? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का निवेश, तो ये सी रंगराजन द्वारा किया गया। औद्योगिक रुगणता समिति, ये आर एन मल्होत्रा द्वारा किया गया। कर सुधारों की समिति का जो अध्यक्षता की वो आर जे चलैया द्वारा किया गया। और बीमा क्षेत्र में सुधार, ये ओंकार गोस्वामी द्वारा किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद कर दर में छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की बेहाली निर्धारण भी करेगी। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे वैसा चाहे। इनमें से केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 या 3 सही है या केवल 1-2 सही है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही है, कथन 3 इसका गलत है। साथियों, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले विषय कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।